राजनीति भी कमाल की चीज है। वक्त की नजाकत और मौके के हिसाब से कभी बिना नाम लिए और कभी सीधा नाम लेकर हमले किए जाते हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक तो यही हो रहा है। इमामों के साथ बैठक में ममता बनर्जी देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसी। दरअसल योगी ने मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर दीदी पर निशाना साधा था और ममता ने मंच पर बयानों की बंदूक योगी की तरफ घुमा दी। दोनों सीएम एक दूसरे से जवाब मांग रहे हैं। योगी दंगों का हिसाब मांग रहे हैं तो ममता कुंभ की भगदड़ में हुई मौतों का आंकड़ा मांग रहे हैं। बड़ो बड़ो बात कर रहा है। ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। पश्चिम बंगाल की दहाड़ कही जाने वाली ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के शेर कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ दोनों आमने सामने हैं। सबसे बड़ा भोगी है। देख रहा होंगे बंगाल जल रहा, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे नातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी और ममता ने एक दूसरे पर राजनीतिक प्रहार किए हैं। जब कोविड में लोग मरते थे तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में। आप वो बात को भी आप मत भूलो। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने योगी को अपना चेहरा बनाकर बार बार दीदी को घेरने के लिए भेजा है। दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अरे चिड़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम तो हम सबके आराध्य हैं। और जब जब योगी बंगाल पहुंचे हैं, ममता बनर्जी ने भी उन पर तीखा पलटवार किया है। उनको बोलो पहले यूपी तो संभाले, पहले यूपी तो संभाले। यूपी में कितना लोगों को मार दिया, पुलिस को भी मर्डर कर दिया, कितना किसान आत्महत्या किया है। पहले यूपी संभालने दो। वो अभी खुद खड़ा होंगे तो वो हार जाएंगे। उसको यूपी में खड़ा होने का जायगा नहीं है तो बंगाल में घूमता है, घूमने दो। लेकिन सवाल यह है कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, फिर ममता बनाम योगी का राजनीतिक युद्ध क्यों शुरू हुआ है? तो जवाब के लिए ये तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में मस्जिद के इमामों की एक बैठक बुलाई थी। आयोजन स्थल खचाखच भरा हुआ था और इस बैठक को संबोधित करने के लिए जब ममता ने माइक संभाला तो वो बेहद गुस्से में भरी हुई दिखाई दी। मैं हर धर्म का बात करती है। जब आप काली टेम्पल नया से बनाते हैं तो अब बीजेपी कहा जाता है। जब दुर्गा पूजा करते हैं वो कहते हैं हम करने नहीं देता। कई बार ममता का क्रोध इतना ज्यादा था कि उनकी आवाज तक कांप रही थी। अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछा से नहीं। मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछा से नहीं करते हैं। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है। करीब 1 घंटे से ज्यादा लंबे भाषण में ममता दीदी मोदी सरकार से लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर बरसती रही। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले को भी नाम नहीं लिया उनका। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी अचानक इतनी हमलावर क्यों है? बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं, साफ होना चाहिए।
आखिर क्या वजह है कि ममता इमामों की बैठक बुलाकर केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही थी? क्या ममता कोई संदेश देना चाहती थी? तो इन सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले आप इन तस्वीरों पर नजर डालिए। पश्चिम बंगाल के कोने कोने में केंद्र सरकार के वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुसलमानों से एकजुट रहने की अपील की थी। कुछ दिल में दुख हुआ है वक़्फ़ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। ममता बनर्जी ने हुंकार भरी थी कि किसी भी कीमत पर वो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी और इसी के बाद पूरे बंगाल में वक्फ कानून के विरोध शुरू हो गया। पहले विरोध, फिर प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन को हिंसा में बदलने में वक्त नहीं लगा। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ गुंडागर्दी चलता है। तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की है, जहां 8 अप्रैल से हिंसा की शुरुआत हुई थी और फिर इसी मुर्शिदाबाद के अलग अलग इलाकों में 11 और 12 अप्रैल को भयानक हिंसा भड़की थी। चुन चुन कर घरों को जला दिया गया और दुकानें फूंक दी गई थी। 2 दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है। सब टैंकी होंगे, सब मतलब कि सब मतलब तोड़ फोड़ के मतलब कुछ भी ये नहीं है यहाँ पे। नतीजा ये हुआ कि दंगा प्रभावित इलाकों से लोग पलायन करने लगे, सुरक्षा के लिए स्कूलों में शरण लेने लगे और ममता सरकार पर ही सवाल उठने लगे। मुर्शिदाबाद में दंगे और दंगों के बाद पलायन की तस्वीरें पूरे देश में सुर्खियां बनी और बीजेपी को ममता बनर्जी और उनकी कानून व्यवस्था पर हमला करने का मौका मिल गया। ममता जी, बंगाल में क्या हो रहा है? वोट बैंक के लिए आप कहां तक गिरेंगी, कितना गिरेंगी? यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। शी शुड रिजाइन एंड शी शुड गो टू जेल। उन्होंने इन उग्रवादी तत्वों को इतना सर चढ़ा लिया था कि आज अगर ममता जी समझ भी रही हो कि गड़बड़ हो रहा है तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हैं। देश की हित को बेच डालने की जो कीमत ममता बनर्जी रख रही है, आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी का नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। दंगों को लेकर सिर्फ पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अटैक नहीं किया, बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता को इस बात की नसीहत दे डाली कि दंगों से कैसे निपटा जाता है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने ममता पर हमला किया तो 24 घंटे के भीतर दीदी ने हमले का जवाब दे दिया। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ। कोई लिस्ट आप पब्लिकली दिया नहीं दिया, बड़ा बड़ा बात करते हो। ममता बनाम योगी का राजनीतिक युद्ध एक कदम तब और आगे बढ़ गया जब पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ये बयान दे दिया। जाने बोली है ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा ना। जोगी बाबा है ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा, यूपी होकर ही तो जाना पड़ेगा। जाइए ना, वी वेलकम, जाइए, यूपी होकर जाइए।
यूपी होकर जाइए, योगी आदित्यनाथ जी है और दिल्ली का पुलिस का अमित शाह जी का हाथ में है। तो देखिए, केंद्र सरकार वक्फ कानून को लेकर आई है, लेकिन वक्फ कानून पर पक्ष बनाम विपक्ष के दो चेहरे ममता और योगी बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदू वोटों की राजनीति करते हैं और ममता मुस्लिम वोटों की राजनीति करती हैं। वक्फ बिल जब पेश हुआ तो बिल का विरोध कर रहे मुसलमान सरकार में शामिल बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ बड़ी ही उम्मीदों से देख रहे थे, क्योंकि ये वो नाम है जो सेकुलर होने की बात करते हैं। लेकिन वक्फ बिल पर दोनों नेताओं ने सरकार का साथ दिया और अब ममता न सिर्फ नीतीश और नायडू पर हमला कर रही हैं, बल्कि वक्फ कानून के खिलाफ खड़े होकर मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज बनने की भी कोशिश में जुटी हुई है। अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए, मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं नीतीश बाबू, चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। वक्फ कानून बन चुका है, लेकिन ये वो मौका है जब ममता साबित करना चाहती हैं कि वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के नहीं बल्कि देश के मुसलमानों के साथ खड़ी है। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट बैंक जरूरी है, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ममता ने इमामों की जो बैठक बुलाई थी, उसमें मंच पर दो भगवाधारी भी दिखाई दिए और ममता हर धर्म को साथ लेकर चलने की बात भी कर रही थी। हर धर्म का लिए श्रद्धा बनाए, यही हमारा परंपरा है। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में दीदी के लिए मुस्लिम वोट क्या मायने रखता है, वो भी देख लीजिए। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 75% मुसलमानों का वोट मिला था। 42% ऊंची जातियों ने ममता को वोट दिया था। ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर खुद को स्थापित करती हैं, लेकिन उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता है। तो मुझे लगता है आज ये जो आज ममता बनर्जी कर रही है, इट इज द हाइट ऑफ द अपीजमेंट पॉलिटिक्स। भारतवर्ष में इतना अपीजमेंट पॉलिटिक्स, देश की हित को बाजू में रखकर देश की हित को बेच डालने की जो कीमत ममता बनर्जी रख रही है, आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी का नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ, जिन्हें हिंदुओं के हित को सर्वोपरि रखने वाले सीएम के तौर पर जाना जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अब समझिए कि गेम क्या है। पिछले कुछ साल से बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अब तक ममता के किले को हिला नहीं पाई है। ममता के पास मुस्लिम वोट बैंक एकजुट है और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को एकजुट करके बीजेपी की तरफ लाने के लिए पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ को बार बार बंगाल की सियासी रणभूमि में योद्धा बनाकर भेजती है। भारत माता की। वेस्ट बंगाल की टीएमसी की सरकार के कारण वहां पे रामनवमी के जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर हमले हुए हैं। यानी सनातन आस्था को आहत करने की किस हद तक की कुछ चेष्टाएं हो रही हैं, यह एक बार फिर से वहां देखने को प्राप्त हुआ है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।